हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हमने जो पिछली क्लास की थी, तो उसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के बात की थी, लेकिन जो पहले विचार थे, जो मान्यताएँ थी, उस पर था। मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से नहीं था कि उसकी जो है पुष्टि की जाए कि वो किस प्रकार से बना है या उसकी संरचना जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की कैसे हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा उद्देश्य स्थल मंडल को पढ़ने को था। किसको था? स्थल मंडल पढ़ना था। लेकिन स्थल मंडल से पहले हम लोगों को जानना जरूरी था ना कि स्थल मंडल पढ़ने के लिए हमें पढ़ना क्या है, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है। तो आज ये तो कंफर्म हो जाएगा कि स्थल मंडल कितना होता है और कितना हमको पढ़ना है, और बाकी कैसे सिर्फ जानकारी लेकर के छोड़ देंगे। तो जितना हमें पढ़ना है वो आज कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो बात की थी कल जो थी वो मैंने एक प्राचीन की तरह देखा कि किस प्रकार से हम जो पाश्चात्य में जब हम आधुनिक की बात नहीं हुई थी, यानी आधुनिक पृथ्वी की आधुनिक जो आंतरिक संरचना है उसके पहले के विचार हमने देखे थे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आंतरिक संरचना ही देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन हम आधुनिक तरीके से देखेंगे। किस तरीके से? आधुनिक तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो पृथ्वी की या पृथ्वी की आधुनिक आंतरिक संरचना। संरचना आज हमारा मेन टॉपिक है और यहीं से हमको पता चलेगा। अभी तक जो भी था वो कहीं बहुत सारे लोग क्या थे, गलत साबित हुए। कुछ लोगों ने कुछ तथ्य सही दिए थे लेकिन पूर्णतः नहीं सही हुई। तो अब हम जो है पृथ्वी की आधुनिक जो आंतरिक संरचना के तहत हम पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर जो है हमारा कैसा है, वो इस पर होगी। लेकिन इसकी इस आधुनिक आंतरिक संरचना की जो हमारे साक्ष्य की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं साक्ष्य की बात करता हूं। तो साक्ष्य में मुझे पता चला कि इसके जो साक्ष्य भी है ना वो क्या है? अप्रत्यक्ष। कैसे साक्ष्य है? अप्रत्यक्ष है। और उन अप्रत्यक्ष में जो एक महत्वपूर्ण पूर्ण साक्ष्य की बात करूं, महत्वपूर्ण साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करूं तो उनमें से एक है क्या? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे जो हमारी भूकंपीय तरंगे हैं वो पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में अप्रत्यक्ष है लेकिन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य देती हैं। किसके लिए? स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना के साक्ष्य में। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर मैं बात कहूँ कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। और उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि पृथ्वी को ये केंद्र है पृथ्वी का, तो पृथ्वी के केंद्र तक एक ऐसा जो है खंड लेते हैं और उसको जानते हैं। तो जो ये हमारा खंड है उसी के तहत हम क्या कर लेंगे? पूरी पृथ्वी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसी को हम लेकर के आते हैं और हम इसको ऐसे बना दें, इस तरह से बना। ये बना। और इस प्रकार से और थोड़ा सा ले लेते हैं। इस तरह जो है हमने पृथ्वी को बना दिया। जो हमारा ये भाग है, ये क्या कहलाता है? क्रस्ट, यानी कि परपटी। पृथ्वी के जो यानी कि सतह से केंद्र तक में उन्होंने तीन भागों में इसको बांटा। पहला हमारा यहाँ से बांटा तो ये हमारा क्या बना? क्रस्ट या परपटी बना। और दूसरा हमारा यहाँ से इसको काटा और इस क्षेत्र को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया मेंटल। क्या कहा गया?
मेंटल कहा गया। इसे कोई कोई जो है क्या बोलता है, प्रवार भी कह देता है। तो आप प्रवार भी सुने तो समझ लीजिए कि मेंटल की बात करता है। और कोई कोई इसको जो है बोलता है पायरोस्फेयर। क्या बोलता है? पायरोस्फेयर। बात एक ही है, लेकिन कहने का अलग अलग तरीका है लोगों का, कि उसे मेंटल भी कहते हैं, प्रवार भी कहते हैं, पायरोस्फेयर, यानी एक के नाम ही है। और ये जो तीसरा हुआ इसको हम कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, या इसी को हम क्रोड बोलते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की। आंतरिक संरचना में हमने तीन भागों में बांटा, क्रस्ट बांटा, मेंटल, प्रवार या पायरोस्फीयर जिसे कहते हैं, मेंटल और कोर, ये तीन भागों में बट गया। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि जो हमारी ये जो क्रस्ट थी, यानी कि परपटी थी, उस परपटी के नीचे एक क्षेत्र आया, इसको ये, और यहाँ पर इन्होंने देखा कि ये हमारे क्या है, शैलों से ये जो है निर्मित है। किससे निर्मित था ये? शैलों से निर्मित था ये एक क्षेत्र। ये जो हमारा यहाँ तक था, ये जो हमारा, इसको हम देखो, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट की बात की, तो क्रस्ट में दो तरह की परपटी पाई जाती है। जो परपटी है वो दो तरह की, एक जो ऊंची थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपीय परपटी। और जो हमें पतली दिखती है उसे हम कहते हैं महासागरीय। सॉरी, क्योंकि ये हमारी जो महासागरीय है वो क्या है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, महासागरीय। महासागरीय परपटी क्या होती है, पतली होती है। जो महासागरीय महाद्वीपीय परपटी होती है वो मोटी होती है। तो मैं इस महाद्वीपीय परपटी से इस वाले क्षेत्र तक, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो इस वाले हम क्षेत्र को आउटर आउटर मेंटल बोल देते हैं। आउटर आउटर मेंटल बोल देते हैं, क्योंकि मेंटल के भी क्या हो गए, कई भाग हुए, जिनमें से एक क्या हुआ, अब देखो यहाँ तक तो मेंटल था, और इसके बाद की ये जो बात है, ये मेंटल के ही एक पार्ट है, जिसको हम आउटर आउटर मेंटल यानी बाह्य बाह्य मेंटल कहा। और इसकी महाद्वीपीय परपटी और आउटर आउटर मेंटल की अगर हम गहराई की बात करें तो ये कहाँ तक जाता है, तो ये हमारा 100 किलोमीटर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 100 किलोमीटर तक जाता है। अगर मैं इसको मिटा दूं, 100 किलोमीटर तक। तो हमने क्या देखा, जो मेंटल को और परपटी को अलग कर रही थी, कौन कर रही थी, ये वाली रेखा कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ये जो हमारी रेखा, ये यही तो कर रही थी। तो जो ये हमारी रेखा है, ये रेखा थी जो महासागरी परपटी को क्या कर रही थी, जो सॉरी, क्रस्ट को किससे, मेंटल से अलग कर रही थी, ये वाली रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोहो, उसी रेखा को मोहो रोबियक असंबद्धता, असंबद्धता, मोहोरोबिक असंबद्धता कहा जाता है किसको, जो हमारी क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही थी। और जो हमारी ये आउटर आउटर जो मेंटल है, उसको हम क्या बोले, उसको हम बोलते हैं, जो आउटर आउटर मेंटल था उसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कॉनराड, कॉनराड परपटी कहते हैं। तो जो हमारी आउटर आउटर मेंटल है उसका एक और नाम है, जो मेंटल का ही एक भाग है, आउटर आउटर मेंटल, बाह्य बाह्य जो मेंटल है, तो उसी में ये जो हमारी शैलीय परत हमको मिली, परपटी मिली, उसको हम कॉनराड परपटी के नाम से जानते हैं। अब ये बताइए, जो हमारा मेंटल था वो दो भागों में बटा, दो भागों में बटा, एक यहां से ऐसे करके ये बट गए। इसको अगर मैं कहूं कि जो यहां से, तो ये हमारा क्या हो गया,
इसे हम आंतरिक मेंटल कहें। क्या कहा हमने? आंतरिक मेंटल, आंतरिक मेंटल कहा। और ये जो था वो हमारा बाह्य मेंटल था। क्या था? बाह्य मेंटल। क्या हमने कहा? बाह्य। जो हमारा बाह्य मेंटल था, उसी बाह्य मेंटल का भी बाह्य से बाह्य यानी कि आउटर आउटर मेंटल उसी का भाग था। ये हमारा 100 किलोमीटर था और यहाँ पर एक रेखा आई 400 किलोमीटर। कितनी? 400 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर में एक क्या हुआ, एक और परत बनी। और उस परत को हम क्या बोलते हैं? जो ये वाली परत है, इसको आप ले लीजिए एल वी जेड लिख। क्या लिख दीजिए? तो एल वी जेड लिख दीजिए। मैं आगे इसकी और बात करूंगा। तो आप इस सिर्फ इतना लिख दीजिए कि जो हमारी 100 किलोमीटर तक था, उसमें हमारा आउटर आउटर मेंटल और महाद्वीपीय और महासागरीय परपटी आ गई, यानी क्रस्ट प्लस आउटर आउटर मेंटल हो गया। और हमारा जो 400 किलोमीटर तक था, यहाँ 400 किलोमीटर में क्या गया हमारा? एल वी जेड। क्या आया? एल वी जेड। इसकी आगे बात होगी। इसके बाद एलबीजेड के बाद जो हमारा ये 700 किलोमीटर तक है, 700 किलोमीटर, ये हमारा मेंटल को दो भागों में बांट दिया, एक आंतरिक मेंटल और दूसरा बाह्य मेंटल। और बाह्य मेंटल में दो हो गए, एक आउटर आउटर मेंटल और एल वी जेड हो गया। किसमें? ये किसके भाग थे? तो ये हमारे बाह्य मेंटल के ही भाग रहे। जो हमारा बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को बांटता है, यानी कि ये जो हमारी रेखा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम रेपटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। किसे? रेपटी असंबद्धता। रेपटी असंबद्धता। और फिर जो हमारा कोर है, इस कोर को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक बाह्य कोर, बाह्य कोर, और दूसरा हमारा आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जो हमारा बाह्य कोर है और आंतरिक कोर है, इन दोनों के बीच में ये जो हमारी रेखा आई, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? लेहमन असंबद्धता। लेहमन असंबद्धता। ये कोर के पार्ट करने, लेकिन जहां से हमारा मेंटल और कोर अलग हो रहा होगा, यानी यहां से हमारा मेंटल था, जिसे हम आंतरिक मेंटल कहें, ये वाली रेखा क्या थी? हमारी मेंटल वाली थी। कौन सी थी ये हमारी रेखा? ये हमारी मेंटल और कोर को बांट रही थी। इसलिए इस वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? गुटनबर्ग असंबद्धता। गुटनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो जो हमारी मोहोरोबियक असंबद्धता है, ये परपटी, लिख लीजिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन आ रहा हो, परपटी और मेंटल को अलग करती है। इसको परपटी और मेंटल को अलग करती है। लेकिन जो रेपटी असंबद्धता है, ये मेंटल को दो भागों में, जो बाह्य और बाह्य मेंटल, बाह्य मेंटल और आंतरिक, आंतरिक मेंटल, आंतरिक मेंटल, बाह्य और आंतरिक मेंटल को विभाजित करती है। ये क्या करती है? ये मेंटल और कोर, मेंटल और कोर को अलग करती है। और ये क्या करती है? ये हमारा बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है। समझ में आ गया? जो हमारा आउटर आउटर मेंटल है,
उसके जो ऊपर की रेखा है उसे हम क्या बोले, मोहोरोबिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता कह दिया जाता है। जो हमारा मेंटल से कोर अलग होता है उसे गुटनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, और जो आंतरिक और बाह्य के बीच में हमारा करता है वो रेप्टी, और जो हमारा बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच उसको हम लेहमन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमारी क्या हुई, हमारी ये कुछ जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ ऐसी हुई। क्या हुआ कि पहले एक परपटी है, परपटी के नीचे आउटर आउटर मेंटल जिसे हमने कहा, वहां पर क्या है, वहां पे बहुत सारे सेल के खंड पाए गए, और वहां उसके नीचे देखा तो एल बी जेड मिला। एलबीजेड के नीचे हमने देखा तो मेंटल मिला, मेंटल ये भी हमारा मेंटल ही था, लेकिन हम इसको बाह्य मेंटल के अंदर कर रखा। फिर उसके नीचे देखा तो उसके जब और नीचे गए तो हमने देखा कि ये भी मेंटल का भाग था, लेकिन इसे हम आंतरिक मेंटल कहें के रूप में बांटा। फिर कोर आया, कोर को भी दो भागों में बांटा, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जो हमारा बाह्य कोर था वो वो क्या है, तरल के रूप में है। और जो आंतरिक कोर है वो हमारा किसके रूप में है, तो वो हमारा ठोस के रूप में है। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो हमारा कोर अलग होता है किससे, तो ये 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे। तब जैसे ही आप 2900 किलोमीटर केंद्र की ओर जाते हैं तब हमारा का स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा कोर स्टार्ट हो जाता है। और जो कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच की जो गहराई है, अगर मैं उसे कहूँ तो वो 51-55, कितनी है, 51-55 किलोमीटर पर ये आंतरिक और बाह्य कोर में विभाजित हो जाते हैं। और अगर हम कोर यानी कि सेंटर की बात करें तो ये हमारा 63-71 किलोमीटर, और इसी को हम लगभग 6400 क्या कर देते हैं, किलोमीटर। और यहाँ के अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 20,000 डिग्री सेल्सियस, 20,000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर। अब इसमें मैंने एक लिखा OOM, तो OOM का मतलब तो आप समझ गए कि आउटर आउटर मेंटल यानी बाह्य बाह्य मेंटल। और जो हमारा ये LVZ है, क्या है, LVZ, तो LVZ का मतलब क्या है, लो वेलोसिटी जोन। क्या है ये, यहाँ पर लो वेलोसिटी जोन है। ये जो हमने बांटा यानी 100 किलोमीटर के नीचे का जो है 400 किलोमीटर, जो 400 किलोमीटर है, तो उस वाले जोन को हमने क्या कहा, लो वेलोसिटी जोन कहा। इसे हम इसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एस्थेनो एस्थेनो फेयर स्थेनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। इसी जोन को जो लो वेलोसिटी जोन है उसी को हम दुर्बलता मंडल, और उसी को हम स्थेनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसकी और बात करूं तो ये 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है, पाया जाता है। और यह अर्ध ठोस है, जो हमारी परपटी है वो कैसी है, ठोस है, लेकिन ये हमारा क्या है, अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस है और शैल रूपांतरित है। शैल रूपांतरित क्या लिखे हम, परिवर्तनशील शैल लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, परिवर्तनशील शैल। शैल रूपांतरित न लिखे, परिवर्तनशील शैल लिखे। तो हमने क्या देखा, हमने एलबीजी को लो वेलोसिटी जोन, दुर्बलता मंडल इसी को कहते हैं हम, इसी को स्टेशनोस्फेयर कहते हैं, जो 100 से 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, जो अर्ध ठोस है और परिवर्तनशील शैल यहाँ पाया जाते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो इसी में हम किसकी बात कर ले, हम इसी में
परपटी की बात करते हैं। किसकी बात करें? परपटी की बात कर लेते हैं। नहीं, चलो इसको आप लिख देख लीजिए, अगर आपने नहीं बनाया तो पॉज करिए, बनाइए। यहाँ से बहुत सारी ही नहीं, पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। तो और इसके बाद हम परपटी की बात करते हैं। हम बात करेंगे परपटी की। परपटी में हमने देखा कि ये क्या है, ये ठोस है। क्या है? ठोस है। और ये हमारा क्या है? भंगुर भी है। ठोस है, भंगुर है। और परपटी क्या है? तो ये हमारी बाहरी परत है, जो ठोस है, भंगुर है। और अगर कहें तो इस पर सियाल की मात्रा है। और ये हमारा ऑक्सीजन के प्रभाव में आने पर जो सिलिकेट केट बन युक्त अम्लीय, नहीं, सिलिकेट से युक्त है। और ये हमारी अम्लीय परत है। अम्लीय और क्षारीय भी है। अम्लीय और क्षारीय दोनों है, क्योंकि यहाँ पर महा दो परपटी आती है। एक महाद्वीपीय परपटी, द्वीपीय परपटी, और दूसरी जो आती है वो आती है महासागरीय परपटी। ये दो परपटी आती है परपटी के अंदर। परपटी क्या है? वो एक बाहरी परत है जो ठोस है और भंगुर है, जिस पर सियाल यानी कि सिलिकेट बनता है, सियाल की मात्रा है। और अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति में मिल जाएगा आपको। ये क्या मिल जाएगा? यहीं पे लिख दिए क्षारीय, और ये अम्लीय। अम्लीय मिल गया। जो महाद्वीप परपटी है वो किससे बनी हुई है? जो महाद्वीप, अगर हम इसकी वो बात कर लें चौड़ाई की, तो ये लगभग जो है हमारी औसतन कितनी पाई जाती है? औसतन 30 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। यह 30 किलोमीटर मोटी परत है जो महाद्वीप परपटी है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी लगभग औसतन 8 किलोमीटर तक। यानी यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया कि जो हमारी महाद्वीपीय परपटी है वो क्या है? उसकी ज्यादा थिकनेस यानी मोटाई है। और जो महासागरीय परपटी है वो पतली है। ये क्या हमने जब ऐसे करके बनाया तो क्या यहीं पे समझ जाना चाहिए? समझा रहा कि नहीं बना रहा कि ये महाद्वीपीय है, ये कॉन्टिनेंट, और ये जो महासागरीय ओशियन है। तो यहाँ पर पतली और यहाँ पे मोटी दिख रही है। तो जो हमारी महासागरीय है वो मोटी होती है, जो महाद्वीपीय है वो मोटी होती है, जो महासागरीय होती है वो पतली होती है। ये अम्लीय होती है। अगर इसकी बात करूं तो ये किससे बना होता है? तो ये ग्रेनाइट से बना होता है। किससे बना होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। किससे बना होता है? एंडेसाइट से बना होता है। क्या मैंने इसकी चर्चा की कि नहीं की पिछली क्लासों में? इसकी बात करूं तो ये किससे बना होता है? तो बेसाल्ट से बना होता है। बार बार रिपीट ना करें, तो आप इतना समझ लें। अब वो दौर आ गया है कि अब आपको बहुत सारी चीजें खुद से जो है क्या करनी पड़ेगी? कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो अम्लीय, ये जो महाद्वीपीय परपटी वो ग्रेनाइट एंडेसाइट से बनी थी। अगर मैं इसमें और बात करूं तो यहाँ पर जो हमारी है सीएल की मात्रा क्या है? अधिक है। सीएल की मात्रा अधिक है, जिस वजह से ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन पे आने पर सिलिकेट। क्या बनाता है? सिलिकेट। लेकिन लेकिन अगर मैं महासागरी की बात करूं तो यहाँ पर जो सियाल है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सीमा सीमा की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है।
तो जहाँ सियाल की मात्रा महाद्वीपीय परपटी पर अधिक होती है, वहीं महासागरीय परपटी पर सियाल की मात्रा कम हो जाती है और जो सीमा की मात्रा है वो क्या हो जाती है, अधिक होती है। सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इसमें जो है सियाल और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है और इस पर सियाल और एल्युमिनियम की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी एल्युमिनियम की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार से हमारे हमने क्या देखा, महासागरीय परपटी और महाद्वीपीय परपटी हमने देखी कि किस प्रकार से बनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसकी किसकी बात करूं, मेंटल की। तो परपटी हो गया, अब आते हैं हम मेंटल। तो हम बात करने वाले हैं मेंटल की, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रवार, या इसी को हम बोलते हैं पायरोस्फेयर। जो हमारा मेंटल है, क्या मेंटल है, उसकी जो प्रकृति है यानी मेंटल किस प्रकार का है, तो उसमें एक शब्द दिया गया प्लास्टिक। क्या शब्द दिया गया, प्लास्टिक। प्लास्टिक ये जो पॉलीथीन, ऐसा नहीं। उसमें मेंटल को जो प्लास्टिक शब्द है, इस प्लास्टिक शब्द की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि ना तो तरल है, ना तो तरल है और ना ही ठोस। ना तो तरल है और ना ही ठोस। अगर मैं कहूं कि जैसे मान लो कि अगर कोई आपके पास सेल है तो वो तो ठोस है, अगर उसको आप रख दिए, अगर वो सही ग्रेविटी के साथ रख गया तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे रखा रहेगा जब तक उससे अधिक का बल ना प्रभावित करे उसको, तभी वो चेंज होगा। लेकिन मैं एक सोच की बात है कि अगर कोई ठोस पिंड आप ले लिए उसको रख दिए तो रखा रहेगा। लेकिन अगर मैं तरल की बात करूं तो तरल को, जैसे पानी है, अगर आप पानी किसी सरफेस पे डाल देंगे, अगर उस पर हल्की ढाल होगी तो क्या करेगा, वो बह चलेगा कि नहीं बह चलेगा। तरल एक जगह तो नहीं रुकेगा, अगर एक बाल्टी में है जो एक आयतन में तो ठीक है, लेकिन जैसे उसको आप जमीन पे या फर्श पे डालेंगे तो क्या करने लगेगा, बह चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब ना तो वो तरल है, ना तो वो बह पा रहा है और ना तो ठोस यानी ना तो रुक पा रहा है। यानी आप देखे होंगे कि एक गाढ़ा सा पदार्थ, जैसे शहद को भी ले सकते हैं कि ज्यादा गाढ़ा होता है या फिर उससे ज्यादा और गाढ़ा हो सकता है, कि यानी उसको अगर मैं कहीं रखूं तो वो बहे नहीं, ना तो एक जगह स्थित रहे, बल्कि वो वहां पर क्या हो सकता है, फैल सकता है, तो इतना गाढ़ा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोल दिए। और यह एक और इसकी क्या है कि अगर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने पर सेल स्थानांतरित हो जाएंगे, सेल स्थानांतरित। इस प्लास्टिक, इसकी बात करें मेंटल की जो प्रकृति है, कैसी प्लास्टिक की तरह कि ना तो तरल और ना ही ठोस है, और ये दबाव पड़ने पर क्या, सेल स्थानांतरित हो जाता है। अगर मैं इसके घनत्व की बात करूं, इसकी घनत्व की बात करूं, मैंने पीछे क्या बताया, उसमें भी आप लिखना चाहें घनत्व तो लिख सकते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप लिखा और महासागर। अगर इसकी कहें तो इसका जो घनत्व होता है वो हमारा कितना होता है, 3.0 होता है, और इसका जो होता है 2.6 से 2.8 तक होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, घनत्व की बात कर रहे हैं। ये क्या है सिंबल, घनत्व। ठीक है, तो ये हम पिछली वाले में अब लिख सकते हैं महाद्वीप और महासागर में। अगर मैं मेंटल के घनत्व की बात करता हूँ तो ये 5.6, 5.6 है इसका घनत्व मेंटल का। और यही जो 5.6 है वो पृथ्वी का भी है, पृथ्वी का औसत घनत्व है, औसत घनत्व। तो जो हमारा मेंटल का घनत्व होता है वही हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। तो आप समझ गए ना कि जो हमारा 5.6 मेंटल का घनत्व है वही हमारा पृथ्वी के औसत का यानी पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगर मैं बात करूं तो इस पर जो हमारे आर्थर होम
महोदय जी थे, आर्थर होम महोदय। इन्होंने कहा कि जो हमारा मेंटल है उस पर क्या हो रहा है, तो उस पर जो हमारा तरल है वो घूम रहा है, और वो जो घूम रहा है उसी को हम कन्वेक्शन सेल्स का नाम दिया, यानी संवहनीय कोशिकाएं। क्या कहा हमने? संवहनीय कोशिकाएं कहा। कैसे? तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर संवहनीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, कन्वेक्शन सेल्स पाए जाते हैं। तो कहा कि ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए मेंटल है। क्या है हमारा? ये हमारा मेंटल है, और इस मेंटल पर क्या है, यहाँ पर तरल है। ना तो तरल है और ना ही ठोस है, लेकिन यहाँ पर कन्वेक्शन होता है, यहाँ पे सेल बने हुए। कहा सेल कैसे? उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सेल की तरह ऐसे जो है मूवमेंट होती है। ऐसे मूवमेंट करता है, और ये किसी दिशा को भी, ये इस पर हम आगे और अच्छे से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, चक्रित हो रहा है या चक्रण हो रहा है। तो इसी को उन्होंने कहा कि हम इन्हीं को हम संवहनीय कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं को हम संवहनीय कोशिकाएं कहते हैं, कन्वेक्शन बेल्ट कहते हैं। अच्छा, इनका काम क्या है, ये क्या है? तो ये हमारे जो हॉट स्पॉट ज्वालामुखी हैं, एक विशेष विशेष हॉट स्पॉट ज्वालामुखी में एक भूमिका निभाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो तापीय संतुलन है, तापीय संतुलन व स्थानांतरण में सहयोग करता है। और किसमें करता है? ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक में मदद करता है। आर्थर होम्स महोदय ने बताया कि इस जो है हमारे मेंटल है, और इस मेंटल पर संवहन हो रहा है, और उस संवहन को क्या कहा उन्होंने, कोशिकाएं, यानी एक संवहन भी एक कोशिका के रूप में हो रहा है, सेल के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? सेल के रूप में, जिसे कन्वेक्शन सेल कहा गया। यानी एक कन्वेक्शन सेल के रूप में घूम रही हैं, जिन्हें हम संवहनी कोशिकाएं कहा। और ये हमारा टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स में, तापीय संतुलन व स्थानांतरण में, और एक विशेष हॉट स्पॉट ज्वालामुखी के लिए ये बहुत सारा मदद करता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं कि जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। अब देखिए, ये हमारी परपटी है, और ये हमारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स है। मान लीजिए ये एक ये हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे करके काट दे रहा हूँ, और एक ये प्लेट हो गई, और एक प्लेट हमारी ये हो, ठीक है, ये प्लेट हो गई। अब मान लीजिए ये जो हमारी प्लेट है, एक प्लेट कहाँ आ गई, अंदर आ गई। जब प्लेट टेक्टोनिक्स होती है तो एक प्लेट अंदर चली जाती है, एक प्लेट अंदर जाएगी और यहाँ पे क्या करेगी, पिघलेगी। और एक ये वाली जब प्लेट, ये मान लीजिए ये अंदर आई और ये यहाँ पर पिघली। अब क्या इन दोनों स्थितियों में ज्वालामुखी का उद्गार होगा? तो क्या इन दोनों ज्वालामुखी निर्माण होगी, दोनों जो है ज्वालामुखी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यही जो हमारा कौन तय करता है, यही मेंटल में चल रही संवहनी कोशिकाएं तय करती है। अब अगर यहाँ पे हो रहा है और मैं कह दूं कि ये जो हमारी संवहनी कोशिकाएं थी, कुछ इस प्रकार से क्या हो रही थी, इस प्रकार से चल रही थी, तो यहाँ पर पिघला। जब यहाँ पर पिघला तो ये सीधा क्या करेगा, ऊपर की ओर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा?
कि हमारा ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये हमारी कोशिकाएं ऊपर की ओर ले जाएंगी, जो पिघला हुआ लावा होगा उसी को ऊपर ले जाएंगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी आएगी। ज्वालामुखी का क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा। लेकिन अगर यहीं पर स्थिति ऐसी हो जाए कि ये यहाँ से जा रहा था, यहाँ से गया, यहाँ से ये नीचे को आया, तब ये जो था, तो इसको तो क्या किया, यहाँ से तो निकल गया, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो संवहनी कोशिकाएं हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। जो संवहनी कोशिकाएं हैं, जो कन्वेक्शन सेल्स है, वो नीचे को, तो जो लावा है तो उसको नीचे लाएंगे, ऊपर तो नहीं ले जाएंगे। तो यही कह रहा है कि हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स में भी मदद करती है। जब ज्वालामुखी, कौन सा, जब प्लेट अंदर, तो मान लीजिए कोई प्लेट अंदर जा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ज्वालामुखी ले ही आएगी। वो हमारा कौन तय करेगा, तो वो मेंटल पर चल रहे संवहनी कोशिकाएं तय करती हैं। तो कौन तय करता है, तो हमारी संवहनी धाराएं जो है क्या करती हैं, तय करती हैं। इसके बाद अगर मैं, मेंटल की बात हो गई हमारी, तो मेंटल के बाद मैं अगर बात करूं किसकी, तो मेंटल के बाद मैं बात करने वाला हूं कोर की, यानी कि क्रोड की। कोर की बात करें, जो हमारा कोर है, मैंने क्या बताया कि ये हमारा क्या था, ये हमारा कोर था, और एक हमारा आंतरिक कोर था, ये आंतरिक कोर था, और ये हमारा बाह्य कोर था। तो जो बाह्य कोर था हमारा, वो कैसा था, तरल था। ये तो बताया, बाह्य कोर क्या था, तरल था, और जो हमारा आंतरिक कोर था वो ठोस था। ये कोर की प्रकृति थी, एक तरल था और एक ठोस था। जो आंतरिक भाग था वो ठोस था, और जो बाह्य भाग था वो क्या था, तरल था। इसी वजह से जो हमारा कोर है उसे हम द्विप्रकृतीय क्या बोलते हैं, द्विप्रकृतीय बोलते हैं। कि कोर हमारा कैसा है, द्विप्रकृतीय है, यानी कि उसका जो बाहरी भाग है वो तरल है, और जो आंतरिक भाग है वो ठोस है। इसके घनत्व की बात करें, तो अगर घनत्व लिखना है तो एवरेज घनत्व क्या है इसका, 5 एवरेज। तो हमारा द्विप्रकृति। अब इस द्विप्रकृति से अगर आप ये बताइए कि हमने क्या पिछले क्लासों में हमने बात की है कि जब हम लोगों का क्या हुआ, घनत्व विभेदन हुआ। तो घनत्व विभेदन के समय क्या हुआ कि जो सभी, क्या हुआ, जो सभी वहां पर तत्व थे, भारी तत्व थे, वो कहाँ चले गए, केंद्र में चले गए, यानी कोर में आ गए। और जो हमारे हल्के तत्व थे वो कहाँ चले गए, ऊपर परपटी की तरफ चले गए, और गैसें जो है वहां से क्या हो गई, निकल गई। जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या ये हमने बताया पिछली क्लासों में, तो वो हमने बताया। तो जो हमारा, और हमने ये भी बताया कि जो भारी तत्व थे उनमें से कौन से थे, तो उनमें से मैं कह सकता हूँ कि जो निकिल था और फेरस था। ये क्या हो सकते हैं, निकिल, फेरस, और क्या, कोबाल्ट हो सकता है, नहीं कोबाल्ट, हाँ, और क्या हो सकता है, कोबाल्ट, क्रोमियम। लेकिन उसके केंद्र पर कौन मिला, हमें निकिल और फेरस मिला। ये कोबाल्ट और क्रोमियम मैंने लिख दिया है, इसकी मैं बात बताऊंगा कि क्यों लिखा है। तो निकिल और फेरस जो है इसके केंद्र पर थे। और ये बताइए, जो निकिल और फेरस हैं, कैसी पदार्थ हैं, कैसे पदार्थ हैं, तो ये हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं कि नहीं है। यानी अगर इस पर एक विद्युत लाया जाए तो क्या एक चुंबकीय चुंबकत्व, यानी विद्युत चुंबकत्व पैदा कर देंगे कि नहीं कर देंगे, हाँ, कर देंगे, बिल्कुल। चुंब चुंबकीय की ये पदार्थ है, कैसे पदार्थ हैं, तो चुंबकीय पदार्थ है।
और ये भी हमारे कोबाल्ट और क्रोमियम क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। अब ये बताइए, अगर यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ पर संवहन चल रहा है। अगर मैं संवहन की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, तरल है, हाँ तरल है। तो क्या ये शांत होगा, नहीं, शांत नहीं होगा। ये क्या कर रहा होगा, चक्रण कर रहा होगा, घूम रहा होगा। भाई तरल है तो स्वाभाविक सी बात है, एक जगह थोड़ी ना स्थित होगा, वो जहाँ जगह पा जाता होगा उधर ही की ओर चल देता होगा। तो क्या यहाँ पर, अब मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, धातुएं है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर धात्विक प्रवाह हो रहा होगा, धात्विक, जो हमारा धात्विक प्रवाह हो रहा होगा कि नहीं। भाई इसके अंदर धातु है, तो धातु एक तरल है, तरल मैग्मा हो, लावा हो, कोई भी चीज हो, गर्म चीजें हैं तो वो क्या करती हैं, प्रवाह करने लगती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक प्रवाह। तो धात्विक प्रवाह हो रहा होगा और इस पर संवहन चक्र भी हो रहा होगा। अभी हमने मेंटल में बताया ना, संवहनी कोशिकाएं। तो संवहन कोशिकाएं और संवहन चक्र क्या है, तो संवहन चक्र का मतलब होता है कि जब कोई चीज ऊपर गर्म या तप्त जो लावा होता है, जब वो ऊपर की ओर उठता है, तो अब जब ये मेंटल की ओर जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हीट है, यहाँ पर ज्यादा हीट है, लेकिन मेंटल में जाएंगे तो कम हीट होगी। तो जब ये मेंटल की तरफ जाता होगा तो ये क्या करता होगा, जब मेंटल की तरफ जाता होगा तो ठंडा होता होगा, और ठंडा होता होगा, और ये उसी चक्रण की तरह धातु के चक्रण में फंसता होगा, किसमें, संवहनी चक्र में फंस जाता होगा और नीचे फिर आता होगा ना। तो ये ऊपर ठंडा होके नीचे गिरता होगा, और फिर गर्म होता होगा, फिर ऊपर उठता होगा, ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संवहन चक्र कहा जाता है। तो क्या इसमें संवहन चक्र होगा कि नहीं होगा, हाँ। जब संवहन चक्र होगा तो क्या यहाँ पर घर्षण होगा कि नहीं। अब आप ये सोच सकते हैं, बिल्कुल, जब ऊपर जाएगा नीचे आएगा, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा तो घर्षण होगा। तो जब घर्षण होगा तो आप ये बताइए कि यहाँ से क्या आवेशित कण आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ आवेशित कण आ जाएंगे, यानी कि चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चार्ज आएगा। कैसे, घर्षण से चार्ज। आप जब ठंडियों के सीजन में आप देखते होंगे, ठंडियों में आपको जब ठंडी लगती है तो हाथ को ऐसे 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 करते हैं, ये क्या है, ये घर्षण ही तो है, एक प्रकार का घर्षण ही है। जब आप ऐसे घर्षण करते हैं तो आपको क्या, हल्का आपको गर्मी महसूस होती है कि नहीं होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपके इन हाथों में आवेशित कण आ गए, चार्ज आ गए, और जब चार्ज आ जाते हैं तो क्या आ जाता है, विद्युत उत्पन्न, क्या आ जाता है, विद्युत आ जाता है। और जब वही विद्युत वही विद्युत जब जो चुंबकीय पदार्थों के संपर्क में आ जाता है, विद्युत उत्पन्न हुआ, और वो विद्युत जब किसी चुंबकीय पदार्थ में, कौन से पदार्थ, जैसे लोहा हो गया, हाँ, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, तो वो जब उनके संपर्क में आता है, यानी कि चुंबकीय पदार्थों के जब संपर्क में विद्युत आता है, किनके संपर्क में, चुंबकीय पदार्थों के जब संपर्क में विद्युत आता है तो वहां से विद्युत चुंबकत्व पैदा होता है, या यहाँ से जन्म होता है किसका, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व क्या है, एक अस्थायी चुंबकत्व है। विद्युत चुंबकत्व क्या है, एक अस्थायी चुंबकत्व, जब तक ऐसा कुछ हो रहा है तब तक होगा। अगर ये प्रक्रिया संवहन, जो धात्विक प्रवाह, संवहन चक्र, घर्षण, अब ये अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कुछ ना हो, धात्विक प्रवाह की बात छोड़ो, इसकी बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ये जो तरल है अगर ये ठोस हो जाए, ये जो तरल है अगर ये ठोस हो जाए तो क्या यहाँ पर विद्युत चुंबकत्व तो होगा, नहीं हो पाएगा भाई। लिए रहो चुंबकीय पदार्थ तो आए, लेकिन भाई साहब ये विद्युत कहाँ से लाओगे, जब तक तरल है तभी तक ये आ रहा है, बाकी नहीं, जिस दिन ठंडा हो जाएगा तो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं। तो इसी हम विद्युत चुंबकत्व की बात करेंगे, और इसी विद्युत चुंबकत्व से जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल वो सुरक्षित है। कहेंगे ये लो, अब पृथ्वी के केंद्र की बात को लेकर के आप वायुमंडल की बात कैसे करते, मैं सही कह रहा हूँ कि जो हमारा केंद्र की द्वि प्रकृति है वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को बचाए हुए है।
जिस दिन ये द्विप्रकृति यानी तरल और ठोस दोनों एक हो गए, या तो ये ठोस तरल में बदल गया या फिर तरल ठोस में बदल गया, अगर इन दो प्रकृति में एक प्रकृति आ गई, उस दिन हमारा वायुमंडल खतरे में आ जाएगा। खतरे में क्या आ जाएगा? जिस दिन सूरज की गुस्सा हुए, उसी दिन हमारा ये नष्ट हो जाएगा वायुमंडल। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये केंद्र की बात को लेकर के, आप पृथ्वी के केंद्र की बात को लेकर के वायुमंडल को सुरक्षित रखने की बात कैसे कर रहे हैं? सवाल हो सकता है ना कि भाई ये तो केंद्र का मैटर था, पृथ्वी के केंद्र की बात कर लेते, अब तो आप पृथ्वी के बाहर आ गए, और पृथ्वी के बाहर ही नहीं आए, आप बहुत बाहर चले गए, आप वायुमंडल की बात करने लगे। मैं कहता हूँ कि इसी के विद्युत चुंबकत्व या भू चुंबकत्व, जब हम अगली बात करने वाले होंगे तो क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? भू चुंबकत्व की बात करेंगे। भू चुंबकत्व क्या किए हुए है, जो पृथ्वी को, इसे पहले क्या किया गया, पहले इसको स्थायी माना गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक चुंबकत्व पड़ी हुई, एक चुंबक की छड़ पड़ी हुई है जो ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन बाद में देखा गया कि वो, और उसको क्या माना गया, स्थायी, ये स्थायी रूप से ये चुंबक पड़ी हुई है पृथ्वी के अंदर। लेकिन जब उसको बाद में देखा गया तो हमने क्या देखा कि भाई ये चुंबक स्थायी नहीं है, अस्थायी है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारे कोर के द्विप्रकृति की वजह से हो रहा है, तरल और ठोस की वजह से हो रहा है। तो जो हमारा ये हो रहा है कि दो प्रकृति है, वो जो हमारे वायुमंडल को कैसे बचाए हुए है, ये वहां पर एक चुंबकीय आवरण बनाता है। क्या बनाता है? चुंबकीय आवरण को बनाता है, और उसी चुंबकीय आवरण की वजह से हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो आज तक सुरक्षित है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक ग्रह मंगल की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? मंगल की बात कर। मंगल ग्रह में भी क्या था? वायुमंडल था। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी की एक वायुमंडल था, उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी अपना एक खुद का वायुमंडल था। कैसे था? जब मंगल की भी जो केंद्र की है, जो पृथ्वी का केंद्र बना है, कुछ उसी प्रकार से मंगल ग्रह भी बना हुआ था। लेकिन मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा होने की वजह से वो क्या हो गया? ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया। पृथ्वी अभी नहीं उतना ठंडी हो पाई। क्या पृथ्वी ठंडी नहीं होगी? एक दिन हो जाएगी, बिल्कुल होगी। अगर कुछ ऐसी विसंगतियां आई तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ठंडी होगी। मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये हमारी वजह से ऐसा हो रहा है? यानी कि अगर ये, इसको हम बचा सकते हैं क्या? नहीं। ना तो हम इसको बचा सकते हैं, ना इसको प्रभावित कर पाएंगे। ये प्राकृतिक रूप से हो रही, भाई हमारी वजह से नहीं हो रही। अगर उसको वहां पे तरल से ठंडा होगी तो वो प्रकृति के हिसाब से हो जाएगी। जब दीर्घ काल अवधि बीतेगी तो हो सकता है ये भी ठंडी हो जाएगी, जिस प्रकार से मंगल ठंडा हुआ। तो मंगल जब ठंडा हुआ तो उसकी द्वि प्रकृति क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन क्या अगर द्वि प्रकृति खत्म हो गई तो वायुमंडल खत्म हो जाएगा? नहीं। पृथ्वी या मंगल की जो द्वि प्रकृति थी, केंद्र की द्वि प्रकृति से जो चुंबकीय आवरण होता है वो खत्म हो जाएगा, वायुमंडल नहीं खत्म होगा। तो पहले तो ये एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि हमारा जो द्वि प्रकृति है, यानी कि चुंबकत्व करता है, विद्युत चुंबकत्व यानी भू चुंबकत्व, पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म नहीं करता, वो आवरण किए होता है। तो उसका आवरण यानी जो चुंबकीय आवरण होता है वो खत्म हो जाता है, वायुमंडल नहीं खत्म होता। तो वायुमंडल कैसे खत्म होता है फिर आप कैसे कह दिए कि अगर उसकी वजह से नहीं होता तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि जब भू चुंबकत्व था, वो वायुमंडल को क्या किए था? आवरण दिए हुए था। अच्छा, आवरण दिए हुए था, हाँ ठीक है। किस लिए दिया था भाई? क्या जरूरत थी? भाई साहब जरूरत थी कि जब वो सूर्य से, कभी कभी क्या होता है, सूर्य जो है ना क्या भेजता है, वहां से सूर्य आंधी आती है, सौर्य आंधी आती है, या सौर तूफान उसे बोलते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी में भी आपने आंधी तूफान देखे हैं ना, उसी प्रकार से सूर्य में भी होता है। और सूर्य में जब आंधी और तूफान आता है तो हवाओं का नहीं आता, क्योंकि वो आपका गोला है, तो क्या आएगा? उसके साथ आवेशित कण आते हैं, उसके साथ पदार्थ आते हैं, उसके साथ क्या आता है? सूर्य तप आता है, और बहुत सारे पदार्थ कण आते हैं। और वो पदार्थ कण इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो भाई साहब किसी ग्रह के वायुमंडल को एकदम साफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं।
मैं यही बता रहा था कि जब मंगल ग्रह का वायुमंडल खत्म हुआ तो उसके भूचंबकत्व की जो प्रकृति, जो कोर की 2 प्रकृति थी वो नष्ट हो गई, तो उसका जो आवरण था वो नष्ट हो गया। अब आवरण नष्ट हो गया और वो जितना भी सब कुछ आया वो क्या किया, हमारा तो साफ कर सब उड़ा के ले गया। अब मंगल क्या है, वायुमंडल ही नहीं है मंगल पर। क्यों नहीं, क्योंकि वो जो वायुमंडल था और जो उसकी आवरण में चुंबकत्व काम कर रहा था वो चुंबकत्व ही खत्म हो गया, तो आवरण से सिर्फ आवरण जो था वो खत्म हो गया, तो सिर्फ वायुमंडल बचा, उसको बहा के ले गया। लेकिन पृथ्वी में आज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भूचुंबकत्व की वजह से आवरण बना है, और जो आवेशित कण आते हैं और जो पदार्थ आते हैं उनको ये भूचुंबकत्व क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से क्या है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ऐसे करके भूचुंबकत्व है। क्या है, ऐसे करके भूचुंबकत्व काम करता है, इसके वो वायुमंडल को क्या किए हुए, घेरे हुए। जब यहाँ से सूर्य तप आता है तो ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं, जाओ भाई। लेकिन क्या सब कुछ भगा देता होगा, नहीं, कुछ बचता होगा, उसकी हम आगे क्लास में उसकी बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसकी द्विप प्रकृति खत्म हो जाए तो क्या ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो क्या ये जो सौर प्रकाश है, जो आवेशित कण है, तो ये सीधा सीधा वायुमंडल से टकराएंगे, टकराएंगे और वायुमंडल का विनाश, खत्म। तो हमारी ये द्विप प्रकृति भी एक क्या है, भूचुंबकत्व की क्या करती है, का निर्माण करती है, और इसी वजह से आज हमारा वायुमंडल सुरक्षित है। तो हम कल की जो क्लास में करने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम भूचुंबकत्व की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।